Good morning, students. Today I taught you geometry. In geometry, the first lesson is introduction of Euclid's geometry. You all know about Euclid's geometry. Euclid's geometry. What is Euclid? What is geometry? First we talk. What is geometry? ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री क्या है? तो ज्योमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मीनिंग जो दो वर्ड से बना हुआ है, जियो एंड मेट्री. जियो एंड मेट्री, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री मीन्स measurement. It means the branch of mathematics which deals different problems on the measurement of earth or earth related object. तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले, ज्योमेट्री के बारे में बहुत ही पहले से हम लोगों को मालूम है. इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही हम लोग इसके बारे में, ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं. और उस समय जो ब्रिक जो बनता था, उस सब का भी डायमेंशन एक निश्चित डायमेंशन होता था, उसका एक निश्चित लेंथ, ब्रेथ और हाइट हुआ करता था. तो एक निश्चित लेंथ, ब्रेथ और हाइट है. इट मीन्स दे ऑल्सो नोन अबाउट ज्योमेट्री. और यदि वो प्रॉपर ज्योमेट्री वर्ड से नहीं जानते थे तो ज्योमेट्री का यूज तो जरूर जानते थे. तो इसमें अब आप देखेंगे कि ज्योमेट्री में वैदिक पीरियड में भी आपके ज्योमेट्री का यूज हुआ है. हमारे इंडियन मैथमेटिशियन में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, ये सब जो पाइथागोरस थ्योरम के रूप में जो जाना गया, जो पाइथागोरियन थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, ये सब भास्कर के द्वारा पहले दिया गया था, हमारे इंडियन मैथमेटिशियन के द्वारा. बाद में उसको प्रूफ किया गया उनके द्वारा, पाइथागोरस के द्वारा. अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री है क्या. तो द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री which deals about प्लेन फिगर. प्लेन फिगर से रिलेटेड ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री कहते हैं. किसको कहते हैं? तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री का डिफिनेशन भी लिखते चलिएगा. ज्योमेट्री क्या हो गया? ज्योमेट्री branch of mathematics which deals about the measurement of earth and other plane figures. अब इसमें यूक्लिड्स ज्योमेट्री जिसको हम लोग यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री
related to plane figure is known as यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ठीक है, इसको समझ गए कि ज्योमेट्री किसको कहते हैं। तो मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग अर्थ के मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो ज्योमेट्री में आ जाता है। ज्योमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है, जियो ज्योमेट्री। जियो मीन्स अर्थ और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। क्लियर। अब यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है वो है कि ज्योमेट्री रिलेटेड टू प्लेन फिगर। प्लेन फिगर से रिलेटेड जो है वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो गया। अब प्लेन फिगर क्या है, अब फिर क्वेश्चन आएगा कि प्लेन फिगर क्या है। तो all two-dimensional figure which have only two dimension, that is called plane figure. The figure consists two dimension, चाहे having two dimension, is called plane figure. Plane figure किसको कहेंगे तो वो देखिए plane figure. The figure related to, so the figure which have only two dimensions are called प्लेन फिगर। ठीक है, इसको हम लोग प्लेन फिगर कहते हैं कि वैसा फिगर जिसमें दो डायमेंशन हो, या तो लेंथ ब्रेथ हो, ब्रेथ हाइट हो, लेंथ हाइट हो, कोई भी दो फिगर है तो वो आपका कोई भी दो डायमेंशन यदि कोई फिगर कंसिस्ट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्लेन फिगर। क्लियर। तो अब आप तीन चीज जान गए, ज्योमेट्री क्या होता है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या होता है और प्लेन फिगर क्या होता है। अब कुछ इस तरह के ज्योमेट्री में, चाहे किसी भी ब्रांच में, मैथमेटिक्स हो या अगर कोई भी ब्रांच हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें कुछ स्टेटमेंट, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग पोस्टुलेट्स कहते हैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स कहते हैं, एक्जम कहते हैं। कि एक्जम किसको कहते हैं तो देखिए एक्जम, AXIOM, एक्जम, the universal truth, the universal truth which has no need to prove is called एक्जम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो एक्जम बोलते हैं। जैसे बहुत सारे एक्जम हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि द और द मैथमेटिकल स्टेटमेंट
which have no need to prove is called axiom. ठीक है, इसको समझ गए? एग्जाम किसको कहते हैं? तो मैथमेटिक्स का वह स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट which have no need to prove, जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं एग्जाम। तो पोस्टुलेट्स किसको कहते हैं? और इसी में एक और होता है पोस्टुलेट्स। द मैथमेटिकल स्टेटमेंट related to geometry, only geometry, which have no need to prove is called postulates is called postulates। ठीक है, तो अब आपको दो टर्म और मिला। क्या क्या? तो एग्जाम और पोस्टुलेट्स। एग्जाम किसको कहते हैं? एग्जाम आपने किसको कहा? तो वैसा स्टेटमेंट, वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड एग्जाम। ठीक है, और वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बट इट इज ओनली रिलेटेड टू ज्योमेट्री, या केवल ज्योमेट्री से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड पोस्टुलेट्स। क्लियर हो गया? पोस्टुलेट्स किसको कहते हैं और एग्जाम किसको कहते हैं, ये क्लियर हो गया। इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज एग्जाम और व्हाट इज पोस्टुलेट्स। तो कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है वो एग्जाम है, और वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स कहते हैं। अब आप यह देखिए कि इस तरह से यू कैन से दैट ऑल पोस्टुलेट्स आर सेड टू बी एग्जाम, whereas all axioms are not said to be postulates। सभी एग्जाम को आप पोस्टुलेट्स कह सकते हो, लेकिन सभी पोस्टुलेट्स को आप एग्जाम नहीं कह सकते हो। Only those postulates are said to be, only those axioms are said to be postulates which is related to geometry। क्लियर? अब यूक्लिड्स ने, जो ग्रीक के एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत सारा फॉर्मूला और डेफिनेशन इस सब के बारे में उनका बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में। आप लोग बहुत 4 और 5 से 3-4 से ही डिवीजन पढ़ रहे होइएगा। डिवीजन में जो आपका डिवीजन का जो फॉर्मूला है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज आल्सो गिवन बाय यूक्लिड्स। वो भी यूक्लिड्स का ही दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि यूक्लिड्स ने केवल ज्योमेट्री के क्षेत्र में ही उनका योगदान था, उनका कंट्रीब्यूशन केवल ज्योमेट्री में ही था, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांच में उनका कंट्रीब्यूशन है।
तो अभी हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि उनका कुछ पोस्टुलेट्स भी दिया हुआ है और कुछ एग्जाम भी है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम के बारे में देखें। उनका जो एग्जाम है वही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एग्जाम का भी। तो एग्जाम के बारे में देखिए। उनका एग्जाम है कि पहला है थिंग्स which are equal to same thing are equal to one another। ठीक है, जैसे लेट A इक्वल टू B, ठीक है, एंड B इक्वल टू C। So A equal to C also। अब आप देखिए B के बराबर दोनों चीजें, B के बराबर आपका A भी है और B के बराबर आपका C भी है। A भी है B के बराबर और C भी है B के बराबर। लेकिन तो A के बराबर B भी है और B के बराबर C है, तो A बराबर C के लिख सकते हैं कि नहीं? हो जाएगा। यही चीज ये उनका ही दिया हुआ कहा हुआ है कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब कोई चीज है जो किसी सेम चीज के इक्वल है। कोई दो चीज है जो सेम के चीज के इक्वल है, तो वह दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि एक कलम हम खरीदते हैं 10 रुपया में, एक कॉपी भी खरीदते हैं हम 10 रुपया में, और एक पेंसिल भी खरीदते हैं हम 10 रुपया में। तो वी कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉपी एंड पेंसिल आर सेम। हेंस कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन और कॉपी। क्लियर? अब देखिए इन्हीं का दूसरा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। दूसरा क्या है कि इफ इक्वल्स आर added to equals are added to equals the result are equal। जैसे एग्जाम्पल, x बराबर लेट x इक्वल टू y, देन x प्लस z इक्वल टू y प्लस z। If z is added to both sides, then x plus z equal to y plus z। इसी तरह से थर्ड है if equals are subtracted to equals, then result
let x equal to y, then x minus z equal to y minus z होगा। इसी तरह से the whole is greater than the part, the whole is greater than the part। ठीक है, ये सबको समझे कि नहीं? ये सब एक और लिख लीजिए, एक और पांचवा एक और लिख लीजिए, पांचवा लिख लीजिए एग्जाम इनका। things which are equal, then their double or halves also are equal। यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है और वो इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा और उसको यदि डबल कर दिया जाए तब भी इक्वल होगा। तो इस तरह से ये सब आपका क्या है, तो यूक्लिड्स का एक्सम है, यूक्लिड्स के द्वारा दिया गया एक्सम है। ठीक है, अब हम लोग यूक्लिड्स के द्वारा दिए गए पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यूक्लिड्स के द्वारा दिए गए पोस्टुलेट्स में क्या है वो देखिए कि पोस्टुलेट्स के बारे में जो उन्होंने बताया, उनके द्वारा दिया गया 5 पोस्टुलेट्स है और हर एक पोस्टुलेट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। यूक्लिड्स ने कुल 5 पोस्टुलेट्स दिया था और हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। इसको जरा लिख लीजिए, आप लोग 2 मिनट का समय देते हैं, इसको लिख लीजिए तब हम आगे बतलाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मिटा दें। अब इनके पोस्टुलेट्स को समझिए, लिखिए भी और समझिए भी। सबसे पहला पोस्टुलेट्स इनका है कि a straight line may be drawn from any one point to any other point। पहला पोस्टुलेट्स इनका क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट्स देखिए कि a straight line may be drawn
from any one point to any other point, any other point. ठीक है। अब आओ, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हुआ कि उन्होंने बताया कि कोई भी दो पॉइंट यदि वह सेम प्लेन पर लाई कर रहा है, if any two point lies on the same plane, then they can join together by a single straight line. यहां पर उन्होंने इस स्टेटमेंट के द्वारा प्लेन का डिफिनीशन दे दिया। गौर कीजिए क्या कह रहा है कि एनी टू पॉइंट can be drawn, any two point can be joined together by a straight line. कब? When they lie on the same plane. इसलिए ये स्टेटमेंट जो इनका है वो प्लेन के बारे में बतलाता है, और इस तरह से आप प्लेन के बारे में एक डिफिनीशन उनके द्वारा ये आ गया। ऐसे आप अभी याद रखिए कि ये उनका पहला पोस्टुलेट्स है। दूसरा पोस्टुलेट्स क्या है? दूसरा पोस्टुलेट्स है ए terminated line can be produced indefinitely टर्मिनेटेड लाइन जो है, टर्मिनेटेड लाइन का क्या मतलब कि कोई भी जो लाइन है जैसे ये है, तो इसको हम जितना आगे, ये टर्मिनेटेड लाइन हो गया। इट मीन्स नो, दिस लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली आइदर दिस साइड और दिस साइड। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये आपका दूसरा जो पोस्टुलेट्स है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, ये क्या बतलाता है? तो यह आपके लाइन का डिफिनीशन देता है। ये लाइन का डिफिनीशन, लाइन के डिफिनीशन में आप जानते हैं कि द लाइन व्हिच हैव नो एंडिंग पॉइंट, चाहे द सेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच हैव नो एंडिंग पॉइंट इज नोन एज लाइन। तो यही लाइन का डिफिनीशन हम लोगों का ये है कि ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। ये यूक्लिड्स के द्वारा जो पोस्टुलेट्स दिया गया था उसमें यह लाइन हुआ पोस्टुलेट्स लाइन के डिफिनीशन को डिटरमाइन कर रहा है। तीसरा इनके द्वारा होता है कि ए सर्किल कैन बी ड्रॉन, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन बाय एनी रेडियस and any center with any center। ठीक है, एक सर्किल को आप किसी भी रेडियस का किसी भी सेंटर से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर, कोई आदमी 2 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया, कोई 4 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया, कोई 1 सेंटीमीटर का रेडियस, जिसको जितना मन है, चाहे जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। चौथा आपका है कि राइट, ऑल राइट एंगल्स आर, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। हाँ, तो हम लोग चौथे पोस्टुलेट्स के बारे में, फोर्थ पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। क्या है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर।
अब राइट एंगल के बारे में आप सब आदमी जानते हैं कि राइट एंगल कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री। तो जब कोई भी राइट एंगल चाहे किसी भी साइड और किसी भी बेस से ड्रॉ किया जाए तो वह हमेशा राइट एंगल ही बनाएगा, मतलब 90 डिग्री ही बनाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह हमेशा राइट एंगल, कोई भी राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री के बराबर ही होगा, चाहे उसको हम 2 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट पर ड्रॉ करें या 5 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट पर ड्रॉ करें या 3 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट पर ड्रॉ करें, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। अब पांचवा पोस्टुलेट्स उनका जो है वो बतलाता है, ये चौथा पोस्टुलेट्स आपको राइट एंगल के बारे में, के डिफिनेशन के बारे में बतला दिया। तो अभी तक आपने क्या देखा कि फर्स्ट पोस्टुलेट्स जो था उनका वह प्लेन के बारे में बतलाया, प्लेन का डिफिनेशन के बारे में आपको बतलाया। सेकेंड पोस्टुलेट्स लाइन के बारे में बतलाया। थर्ड पोस्टुलेट्स सर्कल के बारे में बतलाया। फोर्थ पोस्टुलेट्स राइट एंगल के बारे में बतलाया। अब फिफ्थ पोस्टुलेट्स जो है वो पैरेलल लाइंस के बारे में बतलाता है। इसमें क्या है, इसको देख लीजिए कि इसमें है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन intersected by, if a straight line intersected two straight line, यदि कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2 स्ट्रेट लाइन है और इसको एक लाइन ऐसे कट कर रहा है। If two straight lines are intersected by, if two straight lines are intersected by one straight line, then द इंटीरियर एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल है अथवा इधर ये इंटीरियर एंगल है, ये देख रहे हैं। तो इस ट्रांसवर्सल, इसको हम लोग, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। तो इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उसको या तो इंटीरियर एंगल कहते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या इंटरसेक्टिंग लाइन, या कई जगह पर आप देखिएगा इसके बारे में ट्रांसवर्सल उस एंगल के, इस दोनों पेयर ऑफ एंगल के बारे में कोई इंटीरियर एंगल का यूज किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे कि ये जो आपका पांचवा पोस्टुलेट्स है ये पैरेलल लाइंस के बारे में बतलाता है। और इसको, इसमें क्या है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टेड टू ए स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट the sum of the interior angle on the same side of transversal of intersecting line is less than 180 degree, then if two lines are produced indifferently they join together on the same side where the angle is less than 180 degree। तो इसको हम लोग दूसरे दिन, दूसरे वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिफ्थ पोस्टुलेट्स को, और उसके बाद आगे और इसमें कुछ और पढ़ना है, कुछ डिफिनेशन के बारे में, इसको हम लोग कर लेंगे। ओके।